हेलो स्टूडेंट्स। आज ये हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 11 का सेकंड टर्म जो परीक्षा हुई है, एग्जामिनेशन नवंबर मंथ 2024 में कक्षा 11 का द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024 में जो हुआ है, ये रसायन विज्ञान यानी कि आप रसायन शास्त्र भी कह सकते हैं। तो इस पेपर का हल हम लोग देखेंगे और इस पेपर में आप जान रहे हैं ये सेकंड टर्म का एग्जामिनेशन है, तो इसमें पूर्णांक 50 है, पूर्णांक 50 और साथ में जो समय है वो 1.5 घंटे का है। और ये पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। आप उसको उसमें से किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर जो है वो देना है। लेकिन हम लोग जितने क्वेश्चन हैं सब एकदम डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30 प्रश्न दिया है, लेकिन 25 हल करना है। हम लोग सारे प्रश्न हल करेंगे। इसके अलावा सेक्शन बी में आप देखें, लघु उत्तरी प्रश्न दिया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 1 से 10 तक लघु उत्तरी प्रश्न है। 5 प्रश्न का उत्तर देना होता है, 2 अंक का ये निर्धारित है। और इसके अलावा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी सेक्शन बी में 11 से 15 तक ये क्वेश्चन है, जिसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। और प्रत्येक ये 3-3 अंक के 5-5 अंक के, यानी 3-5 15 अंक है। 3 प्रश्न का उत्तर देंगे तो इसमें से आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से टोटल 50 अंक हो जाते हैं। तो एक एक करके हम इस पेपर में दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। देखिएगा और उसको समझने का प्रयास करिए। कोई अगर समस्या होती है तो आप कमेंट में बताएंगे। साथ में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इससे जुड़ने से आपको क्या होगा कि जितने भी ये पेपर मासिक परीक्षा जो होती है, ये पेपर का हल करवाया जाता है। तो वो क्लास चाहे 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिबंध में कितने इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण होता है, यानी इन ए ट्रिपल बॉन्ड देयर इज ए शेयरिंग ऑफ। जैसे ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, अब यहाँ पर तो ये बताया नहीं गया है कि एक परमाणु द्वारा, 2 परमाणु द्वारा। तो अगर 3 बंध ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, तभी तो 3 बंध बनेगा। एक परमाणु द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन का जैसे ट्रिपल बॉन्ड, मान लो त्रिक बंध बना। त्रिक बंध अगर बनता है, देखते हैं नाइट्रोजन के बीच में, तो नाइट्रोजन के बाहर तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितने होते हैं, 5-5 इलेक्ट्रॉन। तो 3-3 तो यही 3-3 तो साझा करता है ना, 3-3 इलेक्ट्रॉन वही साझा किया। तो 3 एक परमाणु द्वारा और 3 दूसरे, तो त्रिक बंध अकेले 3 इलेक्ट्रॉन तो बना नहीं पाएगा। तो साझा 6 इलेक्ट्रॉन का होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 6 इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर कहा होता कि यहाँ त्रिक बंध में किसी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो 3 कहते। लेकिन त्रिक बंध में यहाँ इलेक्ट्रॉन का साझा कितने इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल 6 होना चाहिए। ये 3 एक परमाणु को द्वारा होता है, ध्यान दें। तो ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। एक परमाणु द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन देता है? एक परमाणु।
एक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर दो परमाणु पूछता, दो परमाणु द्वारा, तब 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वैसे भी 3 बंध 2 परमाणु के बीच ही बन सकता है, एक परमाणु के बीच तो बनेगा नहीं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसलिए इनमें से कोई नहीं यहाँ आप लगाएंगे, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी संरचना पिरामिडीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब आप देखें पिरामिडल स्ट्रक्चर तो यहीं NH3 अमोनिया की ही होती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है, जिसे आप ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक। तो इस तरीके से तो पिरामिडल फर्स्ट हुआ। ये ESiF4 ये तो आपका टेट्राहेड्रल आप जानते हैं। और H2O का तो बेंट होता है, कैसा होगा? बेंट, जिसे वी शेप्ड कहते हैं, है ना, बेंट शेप कहिए चाहे वी शेप्ड। और इसका अगर पूछा जाए BF3 का, तो ट्राइगोनल प्लेनर, इसका कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरीके से इसका अगर देखेंगे तब तो ट्राइगोनल प्लेनर कहा जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ ऑप्शन यही NH3 का सही हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तीसरा प्रश्न आप जरा देखें। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अणु PP अतिव्यापन द्वारा निर्मित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय PP ओवरलैपिंग। तो जो PP मतलब P ब्लॉक का ही वो होना चाहिए, तो क्लोरीन P ब्लॉक का ही है ना, दोनों क्लोरीन के परमाणु P ब्लॉक के ही हैं, तो ऑलरेडी PP इसी में होगा। इसमें तो एक S का है तो एक P का है, तो यहाँ SP अतिव्यापन होगा, यहाँ S होगा, ये SP यहाँ भी होगा, S हाइड्रोजन और ये P ये हो गया तो SP। और यहाँ NH3 में यहाँ भी N अगर पूछा जाए तो P ब्लॉक का, और ये S का तो यहाँ भी SP। तो यहाँ यही वाला जो Cl2 है यही सही होगा, ठीक। चौथा प्रश्न आप जरा देखें। किस अणु में 104.5 अंश बंध कोण मौजूद है? 104.5 देखें यहाँ दिया है 104.5 अंश, तो 104.5 अंश का बॉन्ड एंगल किस अणु के मध्य प्रेजेंट है? तो ये वाटर के मध्य होता है, इसको याद रखे रहना है। इसमें अगर पूछे तो यहाँ तो 120 का होता है। NH3 में अगर पूछा जाए तो एक लोन पेयर की वजह से 107 का होता है, 107 अंश का। और BeCl2 में ये तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 180 अंश का कोण बनता है। इसमें संकरण पूछा जाए तो sp3 संकरण, इसमें पूछा जाए तो sp2 संकरण, इसमें भी sp3 संकरण होता है, ठीक। यहाँ sp संकरण होता है, ठीक। ये सब जानकारी आप रखिए। पांचवा क्वेश्चन आप जरा देखें। SO2 में यस का संकरण क्या है? SO2 में यस का संकरण आप निकाल दीजिए। SO2 बाहर इसके होता है कितना? 6, तो 4 तो बंध बना लिए। तो यहाँ एक सिग्मा एक पाई बंध, यहाँ एक सिग्मा एक पाई बंध, और ये वाला सिग्मा काउंट करिए तो सिग्मा कितना बना रहा है? 1 2 3 सिग्मा है, 2 पाई है, तो सिग्मा काउंट करिए। 3 सिग्मा है तो sp2, 3 सिग्मा है तो क्या बताएंगे? sp2 संकरण SO2 में S का संकरण sp2 हो जाएगा। अगर 4 सिग्मा है, ध्यान देना है कभी, जैसे 4 सिग्मा है तो sp3 संकरण, अगर 3 सिग्मा है तो वहाँ sp2 संकरण, 2 सिग्मा अगर मिल जाए, 2 सिग्मा तो sp संकरण, ठीक।
ये संकरण याद रखे रहें, इसको आपको बहुत प्रश्न पूछता। छठा क्वेश्चन आप देखें, निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है? तो देखिए कैल्शियम 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 सब में कॉमन है, तो बस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे जैसे नीचे आएंगे आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन देखें एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति घट जाएगी, आकार बड़ा हो जाएगा, और आकार बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे घटेगी, है ना। तो सहसंयोजक साझा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो CaI2 जो है इसमें सर्वाधिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है, जितना ऑप्शन दिए गया है। सातवां क्वेश्चन आप देखें, 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें देखना है। देखिए सिंपल, इसको निकालना पड़ेगा आपको इस तरीके से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से आप इसको चेक करेंगे, या मोटी थियरी से, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो आपका O2 माइनस है, O2 माइनस, ये इसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता, ये याद रखना है। अब वैसे तो तरीका है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालने के लिए होता तो अभी हम इसको सिंपली बता देते। इतना जानते रहिए कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 0, ठीक है। इसमें B2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1, और O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 0 मिलेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 0। और वही पूछा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो O2 माइनस में, ये मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से आप इसको बना करके स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, ठीक। ये आपको दिखाते ही हैं। हाँ देखिए, यहाँ O2 जो है, O2 इसका यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो 1s2 2s2 1s2 का तो वैसे ही एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 2s2 आप ज़रा देखें, 2s2 का 2s2 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 2 इसमें हैं, तो 2 2 4, ये बॉन्डिंग में 2 भरेंगे, यहाँ देखें बॉन्डिंग में 2, फिर एंटी बॉन्डिंग में 2 भरेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद आप ज़रा देखें यहाँ ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का तो 1s2 2s2 4 हो गया। अब उसके बाद ये एक एक और लिया है, 2 माइनस है तो एक इधर ले लेगा, एक इधर और ले लेगा, वैसे 2p4 लिखते नहीं तो 2 माइनस भी है ना, वो 2 माइनस है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और 2p4 आप लिख ही दिए हैं यहाँ। तो आप कह सकते हैं 2p5 कह सकते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर है, 5 इधर है, तो आप भरेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो देखिए ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है, सब जोड़े में ही है, जोड़े में देखिए, जोड़े में ही है, तो 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। आप देखें 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में सभी बंधन समान नहीं है? अब ऐसा कौन सा है जिसमें सभी बंध समान नहीं है? तो अगर आप चेक करें SF4 में, तो SF4 में अगर आप चेक करेंगे तो सल्फर के बाहर 6 होता है, 4 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, 4 तो बॉन्ड बना लिया,
4 बॉन्ड, ये इस तरीके से देखें 8वें में 4 बॉन्ड बना लिया तो ऐसे आप दिखा देंगे सल्फर का इस तरीके से 4 तो बंद बना लिए, फ्लोरीन यहाँ इस तरीके से बंद बना लिया, और यहाँ एक लोन पेयर भी है, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 4, इसको भी सिग्मा काउंट कर लेंगे तो 5। तो इसका संकरण चेक करेंगे ना, तो sp3 3 1 4 1 d 5, तो sp3d आ गया। और ये देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसका बॉन्ड जो है लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर के कारण इसमें 2 बंध जो हैं वो एक्सियल पर हैं और 2 इक्विटोरियल पर है। तो इसमें 120 अंश और 90 अंश दोनों का कोण बनेगा, 120 अंश और 90 अंश का दोनों कोण बनेगा, इसलिए पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये तो आपका टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी बनाएगा, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी। और XeF4 ये 2 2 4 8 होता है बाहर जेनान के, 4 बंध बनाया, ऊपर 2 नीचे 2, एक एक लोन पेयर यानी कि ये बचेंगे। तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, 90 अंश कोण होगा, स्क्वायर प्लेनर ये बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और लास्ट में जो ये देख रहे हैं इसका ऑप्शन यही सही होगा। ये लास्ट वाले का ये भी टेट्राहेड्रल बनाएगा, कैसा बनाएगा, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी है, ठीक। तो जानते रहिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जाति प्रतिचुंबकीय है। अब देखिए इसको निकालने के लिए एक आसान सा तरीका है कि अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें जल्दी हो जाता है, और वैसे तो आप प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय वास्तव में उसी से निकालते हैं या मोटी थियरी से ही। तो अगर इसमें आप काउंट कर लें, ठीक है, काउंट करिए, देखिए एक हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हीलियम है तो 2 2 4, उसमें भी एक चला गया, प्लस हो गया तो एक चला गया, 3 बचा। यहाँ देखिए 2 है ऑलरेडी, वही है ही, एक हाइड्रोजन के 1, 2 हाइड्रोजन के 2, इसमें 2 हाइड्रोजन है लेकिन एक प्लस भी है, तो 2 था, एक चला गया तो एक ही बचा। इसमें देखिए माइनस है तो 2 था H2 के पास, एक माइनस आ गया तो एक और आ गया, 3 है, ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं ये सब, ये आपका सम संख्या में यही एक आ रहा है, सम संख्या में। और ये प्रतिचुंबकीय इसलिए भी है प्रतिचुंबकीय क्योंकि ये क्या है, जिसे आप कहते हैं जोड़े में अगर यहाँ इसी को आप डायमैग्नेटिक कह दे रहे हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं पैरा में, तो आ से अयुग्मित, आ से अनुचुंबकीय, याद रखे रहे, और प्रतिचुंबकीय में जोड़े में। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में अगर आया होगा तो ये तरीका है, इसको याद रखे रहें। जैसे ऐसे इसको मैंने बनाया था, ये इस तरीके से, जैसे पैरामैग्नेटिक में आड आ जाता है, ओ मतलब आड, पोडे करके, और डी डायामैग्नेटिक होता है तो ई इवन नंबर आ गया, इवन नंबर ये आ गया, इवन। तो ये ऑप्शन ऐसे ना समझ में आए तो इसका स्ट्रक्चर तो फिर वैसे बनाना पड़ेगा। H2 का फिर बनाइए यहाँ पर इस तरीके से, देखिए H2 में 1s1 दोनों का होगा, 1s1, फिर ये पुराने ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, नए ऑर्बिटल बनाएंगे, नए ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। तो आप लिखेंगे सिग्मा 1s2, दोनों यहीं हो जाएगा, है ना, जोड़े में। तो यहीं पर प्रतिचुंबकीय हो गया, डायामैग्नेटिक जोड़े में, ऊपर जाएगा ही नहीं क्योंकि एनर्जी गैप है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी ये ऑप्शन बी सही होगा। 10वां नंबर का क्वेश्चन आप देखें,
sp3d संकरण में d ऑर्बिटल निम्न में से किस में शामिल हैं? sp3d संकरण में देखिए sp3d संकरण में d ऑर्बिटल जो होता है वो dz² का सम्मिलित होता है। कौन सा? dz²। इसको थोड़ा सा अगर याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे कभी पूछता है sp3d में कौन सा d, तो dz² याद रखिए। अगर पूछे sp3d2 अगर पूछ ले तो आप बताइए कि इसमें एक तो dz² का तो होता ही है, एक इसमें होता है इसका dx²y²। ठीक, ये दोनों सम्मिलित होते हैं। ऐसा पूछता है अगर तो बताएंगे। और अगर पूछे sp3d3 में तब आपको बताना है ये दोनों तो होंगे ही होंगे, dz² और dx²y²। इसके अलावा इसमें dxy भी होगा, dxy याद रखे रहना है। ये दोनों तो रहेंगे ही, यहाँ भी रहेंगे, लेकिन dxy भी रहेगा। ठीक, पूछता है तो जानकारी रखना है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। MO यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अनुसार निम्न में से कौन नाइट्रोजन जातियों के बढ़ते बंधन क्रम को दर्शाता है? अब यहाँ देखिए इसका तो ऐसे निकालेंगे MOT के अकॉर्डिंग तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल यहाँ समझने की कोशिश करिए, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए समझिएगा। आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर देखिए यहाँ पहले ऑप्शन में पहले में N2 दिया है तो 7 7 14 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गिनिए, इसमें 7 7 14 तो होगा, एक और आ गया 15। क्यों? क्योंकि माइनस है। 7 7 14 2 आ गया तो 14 2 16। और आपको याद रखना अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो जान लीजिए उसमें कितने उसकी बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना होगा? 3। ठीक है, ऐसे 15 वाले का आधा आधा घटाते जाइए, 2.5 होगा। 16 वाले का 2 होगा। ठीक है, 17 वाले का 1.5 होगा, याद रखे रहें। ऐसे उधर भी 13 अगर होगा तो 2.5 होगा। ठीक, 12 होगा तो केवल 2 होगा, 12 होगा तो केवल 2 होगा। ठीक, इस तरीके से घटता है। तो अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा किसका ज़्यादा होगा, तो देखिए 14 वाले का तो 3 होगा, 3। और 15 वाले का 2.5 होगा, 2.5। ये ट्रिक से इसको निकालेंगे। 16 होगा 2 हो जाएगा, 2। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा 3 किसका है? 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें है, 15 वाले में 2.5, इसमें 2। तो मजबूती के साथ ये पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। आप अगर देखें तो पहला ही सही हो गया है ना। इसमें दिया है कि नाइट्रोजन जातियों बढ़ते बंधन क्रम में, बढ़ते मतलब कम उससे ज़्यादा, ज़्यादा तो इसी में है, उससे कम ये, तो पहला ऑप्शन सही है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखें। CO अणु का बंध क्रम क्या है? तो आप पता है इसमें तो कार्बन डबल बॉन्डेड और ये लोन पेयर एक किसी को देकर ये बना लेता है तो 3 बंध बनाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। जितना बॉन्ड जैसे O2 में पूछता है तो डबल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2। जितना बंध बीच में यहाँ बनाए वही होता है। 13 नंबर का प्रश्न आप देखें। 13 नंबर, निम्नलिखित में किस अणु में कोई पाई बंध नहीं है? H2O में तो कोई पाई बंध नहीं होता, SO2 में पाई बंध होता है 2,
और इसमें NO2 में भी आपको देखने को पाई बंद CO2 में भी, तो ये वाले में नहीं होगा। 14 नंबर का प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से किसमें जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक है। देखिए ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है जल योजन ऊर्जा, यानी ये क्या दिया है, हर जगह सल्फेट है, तो स्ट्रांसियम, बेरियम, मैग्नीशियम, तो ऊपर देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम आता है। तो बेरिलियम किस्म है नहीं, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम यहाँ ऑप्शन सी में है। जल योजन ऊर्जा जो होती है वो ऊपर ज़्यादा होती है, जैसे जैसे नीचे आएंगे घटती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है। अब द्विध्रुव आघूर्ण अगर आप चेक करेंगे तो CO2 और इसमें तो 0 हो गया दोनों में, अब 2 ऑप्शन बचे ए और डी। तो इसमें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता में बहुत ज़्यादा, जैसे देखिए FON है ना, फ्लोरीन पूरे आवर साइड में सबसे ज़्यादा है और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन। तो ये तो नज़दीक हैं, तो उतना ज़्यादा अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें पोलैरिटी जनरेट होगी। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ये ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा होगा और लगभग इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो 4.90 गुणे 10 की घात -30 कूलाम्ब मीटर होती है। CM लिखते हैं कूलाम्ब मीटर, जबकि इसका अगर आप देखेंगे ना, इसका देखेंगे तो इसका तो 0.8 × 10⁻³ कूलाम्ब मीटर होती है। तो ज़्यादा पूछा है तो ज़्यादा तो यही होगा, ठीक। तो इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं। 16 नंबर का प्रश्न आप ज़रा देखें, 16 नंबर का क्वेश्चन, CH4 माइनस दिया है, CH3 माइनस, सॉरी CH3 माइनस, H आप लिख देंगे, और एक माइनस का मतलब एक और लोन पेयर आ गया है यहाँ, निगेटिव चार्ज। तो बताए थे सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए, 1 2 3, एक लोन पेयर का मतलब सिग्मा है, तो 4 सिग्मा मतलब sp3, तो यहाँ sp3 संकरण हो जाएगा, क्या होगा, sp3 संकरण, ठीक। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से T आकार के अणु की पहचान करें। T आकार आप देखेंगे तो ये तो हो जाएगा, ये आपका इसमें संकरण देखने को मिलता है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा देखने को मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर देखने को मिलता है BF3 में, और ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और यही आपका हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, Cl, और देखिए यहाँ फ्लोरीन जोड़ेंगे, यहाँ फ्लोरीन जोड़ेंगे, और यहाँ फ्लोरीन जोड़ेंगे, और 2 लोन पेयर होता, ठीक है, 2 लोन पेयर। और जब कभी आकार देखते हैं, ज्यामिति नहीं आकार, तो लोन पेयर हटा के चेक करते हैं, तो T आकार देखिए कुछ इस तरीके का T जैसा आपको देखने को मिल भी रहा है, देखिए T जैसा। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा क्या, C ऑप्शन। 18 नंबर प्रश्न देखें, निम्न में से कौन 120 अंश बंधन कोण वाली अणु है। 120 वैसे ही आपको याद होगा कि 120 किस में होता है, जैसे जहाँ पर ये sp2 संकरण हो, तो sp2 संकरण आपको BCl3 में देखने को मिलेगा, 120 अंश का कोण बनेगा। और जबकि इसमें क्या होगा, ClF3 में अभी आपने देखा 3 तो ये बंध बनाया, 2 लोन पेयर, तो 3 2 5 यानी sp3, यहाँ पर तो sp3d देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि 3 2 5, और यहाँ NCl3 में क्या देखने को मिलेगा, 3 बंध बनाया, और ये क्या है
लोन पेयर इसके पास बचा है नाइट्रोजन के, तो sp3 यहाँ पर sp2 और sp2 में ही 120 अंश का कोण बनता है, ठीक। और pH3 ये लोन पेयर है तो यहाँ भी sp3, ये तो 109 अंश 28 मिनट, यहाँ भी 109 अंश 28 मिनट, इसमें आपको 120 अंश और 90 अंश दोनों मिलेगा, इसमें केवल 120 मिलेगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। 19 नंबर का प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से किस स्पीशीज में सिग्मा और पाई बंधन समान है। तो सिग्मा और पाई बंध अगर आप चेक करेंगे एक ऐसे ही आप देखें तो बी वाले में, क्योंकि जेनान जो है ये डबल बॉन्डेड 4 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ा है, डबल बॉन्डेड 4, तो 4 सिग्मा और 4 पाई भी है, ठीक। और जेनान के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि ए वाले में अगर चेक करेंगे ना तो इसमें तो आप जान रहे हैं 4 सिग्मा और 1 पाई मिलेगा, इसमें 4 सिग्मा और 1 पाई मिलेगा, और इसमें 4 सिग्मा 4 पाई है, ये है देख रहे हैं। सीएन में अगर आप सीएन में पूछा जाए तो 1 सिग्मा 2 पाई, और इसमें पूरा टोटल काउंट करेंगे तो 6 सिग्मा और 4 पाई मिलेगा। तो छोड़िए आप बी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1.5 बंधन क्रम दर्शाता है। इसके लिए तो अभी मैं ट्रिक एक छोटा सा बताया था, अभी फिर से देख लीजिए, सिंपल है। गिनिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 8, 2 है तो 8 दूनी 16, एक प्लस है, एक चला गया, 16 में से 15 बचा, ठीक। 8 दूनी 16 माइनस है तो एक ले लिया तो 17 हो गया, देखिए। और 8 दूनी 16, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 16 2 18 हो गया, और यहाँ 8 दूनी 16 ही है। अब बताए थे कि 14 ऐसे बताए थे ना, 14 15 16 और 17 ऐसे आप आएंगे, 17 नीचे लिख दे रहे हैं, तो 14 रहेगा तो 3 रहेगा बॉन्ड ऑर्डर, 15 रहेगा तो 2.5, 2.5, 16 रहेगा 2 रहेगा, 17 रहेगा तो और आधा कर दीजिए कम उसमें से 1.5, तो 17 वाले का तो यही ऑप्शन मिल चुका है, क्योंकि 1.5 बंधन क्रम कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो ऐसे ही पकड़ लेंगे। और ऐसे ही आप 13 जाएंगे ना, 13 का 2.5, 12 का केवल 2, ठीक है। ऐसे 11 का आप चेक करेंगे तो और उसी ऐसे ही घटाते चले जाइए, जिस तरह इधर भी घटाते चले जाइए, इधर भी तो मिल जाएगा। ये कम समय में सॉल्व करने का तरीका है, और वैसे तो आप निकालेंगे फिर या मोटी थियरी के अकॉर्डिंग बहुत टाइम लग जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, नोडल प्लेन किस ऑर्बिटल में पाया जाता है। नोडल प्लेन देखिए यस में तो पाया नहीं जाएगा, और यल बराबर 0 जहाँ जहाँ है वहाँ तो एकदम नहीं पाया जाएगा। हाँ, n बराबर 2 और l बराबर 1 मतलब p, 2p में पाया जाता है नोडल प्लेन, ठीक है। नोडल प्लेन इसमें 1 होगा, जितना यल होगा उतना ही नोडल प्लेन, तो 1 नोडल प्लेन। ऐसे d के लिए l बराबर 2 होता है तो 2 नोडल प्लेन, जानते रहिए। तो सिंपल है, सी ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर का प्रश्न देखें, कौन सा उपकोष अनुमान्य नहीं है, विच सब सेल इज नॉट परमिसिबल। 2D होता ही नहीं है, सबको पता है, 3D से शुरू होता है, 2D जो है होगा ही नहीं, होता ही नहीं, 4F 6P 3S होते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखें, बोर की कक्षा में NH/2 पाई है, तो क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी मोमेंटम, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई होता है। तो MVR ये क्या है, कोणीय संवेग है, क्या है, कोणीय संवेग, जिसे आप एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक। 24 नंबर का प्रश्न आप देखें, इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है।
देखिए इसके लिए तो आप जानते हैं 4 क्वांटम संख्या की ज़रूरत होती है ना। आपको पता है कि हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्थिति ये सब बताने के लिए कहाँ है इलेक्ट्रॉन, किस कोष के किस उपकोष में, चक्रण कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सब 4 क्वांटम संख्या लगते हैं। एक मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और एक होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा है चक्रण, चौथा। तो जानते रहिए इसको। 25 नंबर का प्रश्न आप देखें, निम्न में से सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसके लिए होती है। तो क्रम से आप जानते ही हैं, इसके लिए तो आप लाइमन सीरीज के लिए सबसे छोटी होती है ना। उसके बाद बामर होती है ना। फिर तब आता है ये आपका ये पाश्चान ब्रैकेट, ये सब आते हैं। तो लाइमन आपका हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखें, एनटीपी पर 56 लीटर ऑक्सीजन किसके बराबर होता है। तो 56 लीटर ये मोल में पूछा है ना, तो 56 लीटर कह रहा है ना किसके बराबर होता है। तो कभी भी अगर आपको जैसे निकालना है तो ये मूलक संख्या निकालने के लिए आपको पता ही है 5.6 अपॉन 22.4, ये आप इस तरीके से निकालते हैं। तो इसको ये तो पॉइंट हट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। इसको हल करेंगे तो 0.24 मोल आ जाता है। कितना आता है 0.24 मोल। तो बी ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर प्रश्न आप देखें, शुद्ध जल की मूलरता निकालेंगे 55.5 है। ये मूलर आता है या मूल पर लीटर आप कह सकते हैं, है ना। तो उसमें 1000 ग्राम आप मान करके 18 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है, सिंपल है। अच्छा, और यहाँ देखें 28 नंबर का क्वेश्चन, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। ग्लूकोज देखिए C6H12O6, मूलानुपाती सूत्र सबसे छोटी संख्या 6 है, इसमें काट दीजिए। ये 2 बार में 12 कट जाएगा, 1 बार में ये। तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, CH2O मिल जाएगा। ठीक। 29 नंबर का प्रश्न आप देखें, किसी तत्व का कौन सा गुण परिवर्तनशील नहीं होता। संयोजकता भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि बदल जाती है, तो इसमें परमाणु भार जो होगा यही नहीं बदलता। ये इक्विवेलेंट वेट भी ये चेंज होता है, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाता है, कहीं कहीं आप देखते हैं ये भी चेंज है। तो इस तरीके से यही होगा, एटॉमिक वेट जो होता है ना ये परिवर्तित नहीं होता। संयोजकता भी देखते हैं बदल ही जाता है, जैसे आप देखते हैं PCl3 PCl5। अब यहाँ फास्फोरस संयोजकता बदल गई, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। और इक्विवेलेंट वेट भी तो बदलता रहता है, वो आपको पता है। 30 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, बहुअनुपात का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित है। मल्टीपल प्रोपोर्शन सभी को पता होगा, ये जॉन डाल्टन ने दिया था, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ देखना नहीं। सेक्शन बी में आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। CO अणु और NO2 माइनस के लिए लुईस संरचना खींचना है। अब बताइए, सी एकदम आसान है, कार्बन और ऑक्सीजन लुईस संरचना, वही कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन के बाहर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 4 आएगा, 6 होता है, और इसके बाहर 6 आएगा क्योंकि 2 8 है ना। तो इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और ये लोन पेयर भी इसी को दे करके ऑक्टेट कंप्लीट करवाता है। तो इस तरीके से ये लुईस संरचना इसकी हो गई। NO2 माइनस का भी ऐसे बना सकते हैं, NO2 माइनस का। आप देखें ये NO2 दिया है ना, ये एक ऑक्सीजन इधर बना दीजिए, इसका ये एक ये 2 3
देखिए ऐसे ऑक्सीजन बाहर 6 होता है ना, 6 बन गया। और इसके बाहर कितना होता है, इसके बाहर 5 होता है नाइट्रोजन के, और ऑक्सीजन के बाहर 6 होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और निगेटिव चार्ज यहीं एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक, आसान सा। CO2 माइनस आयन का संरचना की व्याख्या अनुनाद के पद में करना। अनुनाद के पद में आप बनाते चले जाइए, आसान से। कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्डेड 2 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्डेड एक एक ऑक्सीजन हो जाएंगे, और उसी पर माइनस होगा। फिर वही अनुनादी संरचना बनाइए। एक बार डबल बॉन्ड यही तीनों जगह घुमा दीजिए, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए, ऊपर नेगेटिव, ठीक है, यहाँ। फिर ऐसे अनुनादी संरचना बना दीजिए, एक बार फिर से इसी डबल बॉन्ड को घुमा के यहाँ कर दीजिए, बना लेंगे, आसान है। द्विध्रुव आघूर्ण को एक उदाहरण सहित समझाइए, अभी देखे थे। ये सतिव्यापन H2 का एग्जाम्पल लेके समझ लेना, ESP का HCl लेके समझ लीजिए। और संकरण से आप क्या समझते हैं, आप जानते हैं संकरण में क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न कक्षक, जैसे S उपकोष के, P उपकोष के, D उपकोष के, इनके कक्षक जो होते हैं वो आपस में संकरित होकर के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम लोग संकरण कहते हैं। संकरण आप जानते हैं कई प्रकार का होता है, जैसे sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण, ये आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही आप देखें हाइड्रोजन आबंधन को परिभाषित कर सकते हैं। हाइड्रोजन बंध याद रखे रहना है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ़ोन याद किए रहिए, लेकिन ये स्पेलिंग बदली हुई है इस फ़ोन का, PHONE नहीं। इससे कहीं भी हाइड्रोजन अगर जुड़ता है तो उसमें हाइड्रोजन बंध है। जैसे कहीं HF पूछा जाए तो इसमें है ना, H2O में हाइड्रोजन बंध है, ठीक, NH3 में हाइड्रोजन बंध है, यूरिया में भी है, क्योंकि NH2CO NH2, ठीक है, एल्कोहल में भी है, लेकिन HCl में पूछा जाए तो नहीं है, ठीक। इस तरीके से हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। एक अंतः हाइड्रोजन बंध, और एक अंतरा हाइड्रोजन बंध। इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डिटेल में आप पढ़ लेंगे। ऑफ-बाउक सिद्धांत पता होगा सबको, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का ऑफ-बाउक का सिद्धांत सभी लोग जानते होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के अकॉर्डिंग होता है, जैसे S, ऐसे 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ठीक है, नीचे भी 7s, इस तरीके से। और ऐसे 2p, फिर 3p, फिर 4p, 5p, 6p, ठीक है, फिर ऐसे 3d, 4d, 5d, 6d, बस 6d, 7d नहीं होता, 4f और 5f, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें आप कुछ इस तरीके से यहाँ शुरू करेंगे, फिर यहाँ जा कर के यहाँ इसमें भरेंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होती है। ये कैसे होता है आपको पता है, ये अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल है ही ये, ठीक। ऐसे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग आप करते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा हिंट देना है और आप समझ जाएंगे। ये
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे होती है। फिर यहाँ C1 और इसके बाद लास्ट में इधर आप ऐसे भर लेते हैं, ठीक है। 6p भी होता है। तो ऐसे ये है आपका अफबाउ रूल, ठीक है। पदार्थ द्वैत व्यवहार आप जानते हैं, कणीय व्यवहार और एक तरंगी व्यवहार दो होता है, तो उसी द्वैत व्यवहार कहते हैं। अनिश्चितता सिद्धांत भी आपको पता होगा, ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल देन ये h/4 पाई है ना। ये आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इसको आप पढ़े होंगे, तो इसके बारे में लिख देंगे कि किसी भी गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी स्थिति और संवेग का यथार्थ निर्धारण एक साथ संभव नहीं है, ठीक है। मूल की परिभाषा पता है, किसी भी पदार्थ का वह मात्रा जिसमें अवोगाद्रो मान के बराबर कण उपस्थित रहते हैं, उसे आप एक मोल कहते हैं। मूल अगर निकालना है, मूलों की संख्या अगर निकालनी है, तो पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे उसी पदार्थ का अणुभार है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल है, बस समझ लीजिए। संयोजकता आबंध सिद्धांत आप लिख लेंगे। PCl5 बढ़ के संकरण का वर्णन करें तो आप EsP3D संकरण होता है, स्ट्रक्चर बना के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप डिटेल में समझा सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, NH3 और NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों है? तो अधिक तो NH3 का होता है, बताए थे आपको अभी बहुविकल्पी प्रश्न में। एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में है, तो इसके लिए NLM का संभावित मान निकालिए। अब इस आसान ही है, अगर 3D कक्षक में है एक इलेक्ट्रॉन, 3D में अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए n बराबर आप जानते हैं वही 3 हो जाएगा, L बराबर कितना होगा 2 होगा, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर यही आप निकालेंगे। तो इसके लिए -2 से लेकर के -2, जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, -2 -1 0 +1 +2, ये हो जाएगा m बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्लॉकवाइज होगा, तो s बराबर +½ हो जाएगा। तो इस तरीके से n, l, m और s आप निकाल सकते हैं, आसान है। डाल्टन परमाणु सिद्धांत बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका पेपर था जो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।